वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंपावत में चुनावी शोर थम चुका है। कल उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। सीएम धामी और निर्मला गहतोड़ी का कड़ा मुकाबला है। बीजेपी से मैदान में सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी उन्हें टक्कर दे रही हैं। उपचुनाव के लिए 151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी रवाना कर दी गई है। 96,213 मतदाता प्रत्याशियों के लिए भाग्य का फैसला करेंगे। 3 जून को चंपावत उपचुनाव के नतीजे आएंगे। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट के लिए 31 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। जानकारी दे दें, इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के निर्मला गहतोड़ी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने जनसभा के अतिरिक्त मतदाताओं से सीधे संपर्क किया है और उनसे मतदान करने की अपील की है। और साथ ही सीएम ने कहा है कि मेरा सभी से निवेदन है कि मतदान के दिन को उत्सव दिवस के रूप में मनाएं और 100% मतदान करें। धामी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में नजर आए और जमकर प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस प्रत्याशी गहतोड़ी के चुनाव प्रचार की कमान कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संभाली है, जिन्होंने पद यात्राएं और जनसभाओं के अलावा लोगों से सीधे संपर्क भी किया। आपको यह भी बता दें कि फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 47 सीटें जीतकर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का इतिहास रचा। लेकिन धामी स्वयं खतीमा से हार गए थे। उत्तराखंड फिर मांगे मोदी धामी की सरकार के नारे पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से धामी को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए शपथ ग्रहण करने से 6 माह के भीतर विधायक बनना जरूरी है, जिसके लिए वो चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता योगेश सिमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, उपचुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां देख रहे हैं? बिल्कुल, आज क्योंकि अगर आज बात करें उपचुनाव की तो आज आखिरी शाम होगी, शाम तक यानी चुनाव प्रचार प्रसार होगा। कल सुबह से एक बार जो है वोटिंग होगी। जो पूरा का पूरा वोटिंग को लेकर अगर बात करें तो काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार अगर रैलियों की बात करें या अन्य किसी बड़े ज़्यादा जनसभाओं की बात करें तो वो बंद हो गई हैं। वो बिल्कुल उनमें जो है विराम लग चुका है। 24 घंटे का वक्त भी अब नहीं रह गया, मुश्किल से जो है 12-13 घंटे के वक्त रह चुका है। ऐसे में देखते हुए जो है लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप में जो है लोगों से मिल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति कैसी है। क्योंकि हम जिस तरह से ग्राउंड में लगातार उनको देख रहे हैं, उनसे मिले हैं और जानने की कोशिश की आम लोगों से भी कि स्थिति कैसी है, तो यहाँ पर चुनाव बिल्कुल एक तरफा नजर आ रहा है अभी तक तो। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता जिस तरह से बड़ी हम लगातार ये बता रहे हैं और उसको लेकर भी लोग, चाहे कोई भी समाज हो, वो अगर चंपावत में है तो वो उनको स्वीकारना चाहता है और एक बड़ी जीत दर्ज कराना चाहता है। वो सुबह से ही मुलाकात कर रहे थे। पहले उन्होंने एक बाइक रैली निकाली, उसके बाद उन्होंने कई सारे अलग अलग समूह में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने मुस्लिम समाज से मुलाकात की, उन्होंने यहाँ पे जो दलित समाज है उनसे भी मुलाकात की, सभी से मुलाकात की उन्होंने और सभी से ये आग्रह किया कि वोट दीजिए उन्हें और ज्यादा से ज्यादा बम्पर वोट दीजिए ताकि जो लीड हो वो बहुत लंबी हो। बिल्कुल योगेश, खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वोट जरूर दें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में ये भी जानना बेहद जरूरी है कि जनता में इस वक्त किस तरीके का उत्साह है। बिल्कुल, जनता की अगर बात करें तो एक तरफा सा चुनाव लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लड़ रहे हैं और जनता सिर्फ उनको ही वोट देने के लिए इंतजार कर रही है। झंडे डंडे उठाने वाला भी जो है अन्य किसी दल का कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफा सा चुनाव है, हर तरफ सिर्फ भाजपा भाजपा और सिर्फ जो है किसी से भी पूछिए, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर नया जो युवा इस बार चुनाव में भाग ले रहा है, जो अपना वोट डालने जा रहा है, उससे पूछे तो सभी कह रहे हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री को नहीं जिताए तो आखिर किसे जिताएंगे। यानी कि सभी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ से जीत कर जाए और एक लंबी लीड जो है उन्हें यहाँ से मिले। जी बिल्कुल योगेश, और बात अगर कांग्रेस की जाए तो निर्मला गहतोड़ी के चुनाव प्रचार की कमान कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद संभाली है। ऐसे में किस तरीके का टक्कर आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में?
बिल्कुल, टक्कर तो इस चुनाव में अगर हम सही कहें तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है। भले जी। उनके चुनाव कमान में कोई किसी खुद जो है भले हरीश रावत यहाँ पहुँचे हो, उनके प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे हों, लेकिन कोई टक्कर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि अकेली सी पड़ गई हैं गहतोड़ी यहाँ पर अगर देखा जाए तो। क्योंकि भले ही वो कुछ दिन यहाँ पर उनके बड़े-बड़े नेता आए, लेकिन उसके बाद कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर नज़र नहीं आया उनका। अकेले से वो चुनाव प्रचार-प्रसार खुद ही कर रही हैं, लोगों से मिल रही है। लेकिन चुनाव बिल्कुल एक तरफ़ा नज़र आ रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री ही आगे नजर आ रहे हैं। जी योगेश, आज से चुनाव का जो प्रचार का शोर है वो थम गया है, कल उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी हम लोग क्योंकि हम बात करें अगर इस चंपावत विधानसभा की, तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नेपाल बॉर्डर से भी मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम नेपाल बॉर्डर में भी गए थे, हमने देखा था क्योंकि वोटर वहाँ से ना आए। देखा जाता है कि नेपाल, क्योंकि नेपाल और भारत की जब बॉर्डर की हम बात करते हैं तो वो ओपन बॉर्डर है, कोई भी आ जा सकता है। लेकिन चुनाव के समय में बॉर्डर को सीज कर दिया गया, पूरी तरह से सील कर रखा है बॉर्डर को, और किसी भी व्यक्ति को आने यहाँ के व्यक्ति अगर जो नेपाली जो व्यक्ति है यहाँ से, वो तो अपने यहाँ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी व्यक्ति कल शाम को 5 बजे तक भारत में नहीं आ सकता है। यानी कि टनकपुर, बनबसा जो एरिया नेपाल का मिलता है उसमें वो नहीं आ सकता है। किसी को भी प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है, ना ही भारतीय लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त है और ना ही भारतीय लोगों को यहाँ भी आने की इजाज़त है। यानी कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की मेन, क्योंकि फोकस उसी में रहता है, तो वो बिल्कुल यहाँ पर चाक चौबंद है। उसके बाद अगर बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर लगा रखे हैं। अन्य जो मिलिट्री, जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है वो यहाँ पर उसके यहाँ पर छोटी-छोटी टुकड़ियां लगा रखी हैं। बिल्कुल योगेश, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि यहाँ पर शांतिपूर्वक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और वहीं खुद बीजेपी के प्रदेश संगठन के महामंत्री अजय कुमार भी लगातार चुनाव की तैयारियों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने अजय कुमार से खास बातचीत की है, सुनिए। भाजपा लगातार अपने चुनाव को और मजबूत कर रही है और संगठन महामंत्री अजय जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं सर किस तरह का ये चुनाव है, पूरे आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे चुनाव को? ये उपचुनाव चंपावत के विकास के लिए है और पुष्कर सिंह धामी जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए ये चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से और घर घर संपर्क से चंपावत के विकास के लिए समर्पित ये चुनाव। कैसे मार्जिन से जीत रहे हैं आपको, क्योंकि आप तो जमीन पर बिल्कुल देख रहे हैं, बूथ में देख रहे हैं, किस तरह से स्थिति है, कितने से जीत रहे हैं? मैंने कहा अभी तक के हुए उपचुनाव में सर्वाधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत रही है। अजय कुमार जी, जो लगातार चुनाव में लगे हुए हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सर्वाधिक जो सबसे अधिक वोट लेकर इस बार मुख्यमंत्री जीतने जा रहे हैं जो आज तक के उपचुनाव हुए हैं। मेरे सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10 चंपावत। और वहीं चंपावत चुनाव को लेकर सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखा है और वहीं चंपावत विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा नेपाल बॉर्डर से भी मिलता है और इसी को लेकर अब बॉर्डर को सील कर दिया गया है। चुनाव को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। वहीं जब हम बात करते हैं उनके क्षेत्र की, तो उनके क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा जो है वो नेपाल बॉर्डर से जुड़ता है और अभी हम नेपाल बॉर्डर पे हैं। टनकपुर से थोड़ा सा आगे जाके नेपाल बॉर्डर पड़ती है और नेपाल बॉर्डर को भी अब पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जिन्हें जाने दिया जा रहा है वो व्यक्ति हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं, जिनके पास नेपाल का कोई ID कार्ड है, यानी वही लोग आना जाना यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इंडियंस जो हैं उनको बिल्कुल से यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था जो है SSB यहाँ पर मौजूद है, वो रोक रहे हैं, किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। काफ़ी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और घूमने के लिए लगातार जो है वो लोग आते रहते हैं। इस वजह से भी कि नेपाल देख लें, क्योंकि बहुत पास है नेपाल, तो नेपाल देख लें, सामान कुछ जाकर ले आएँ। लेकिन जिस तरह से चुनाव की वजह से पूरा एरिया को सीज कर दिया गया है, SSB यहाँ पर है, तो वो किसी को जाने नहीं दे रही है। और क्योंकि बैराज भी है यहाँ पर भी घूमना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आचार संहिता के बाद अब कल चुनाव होगा। चुनाव से पहले पूरी तरह से तैयारी की जाएगी कि कोई भी व्यक्ति, इस तरह की कोई संदिग्ध व्यक्ति ना हो जो कि चुनाव को प्रभावित कर सके। इसीलिए बॉर्डर को सीज किया गया है। पूरी तरह से सुरक्षा बल यहाँ पर मुस्तैद हैं। और अन्य अगर बात करें, इसके बाद की अगर बात करें, अंदर की जो स्थिति है वहाँ पर भी पुलिस बल पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी से आगे बढ़ रही है। मेरे सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं योगेश सेमवाल, टनकपुर चंपावत।
और चंपावत उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए चंपावत विधानसभा से लगी नेपाल सीमा को सुरक्षा के मद्देनजर सील कर दिया गया है। पुलिस और एसएसबी के जवान दूसरे विधानसभा के बाहर से आने वाले वाहनों की भी तलाशी ले रहे हैं। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए जनपद से लगी बॉर्डर पर वाहनों की सघन तलाशी भी ली जा रही है, ताकि वाहनों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, हथियार या फिर चुनाव प्रचार सामग्री अवैध रूप से न लाई जा सके। और वहीं चंपावत से लगी नेपाल सीमा से आने जाने वाले मार्गों को भी 31 मई को होने वाले मतदान को देखते हुए पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि ये सीमा चंपावत के मतदान प्रक्रिया के बाद ही खुल पाएगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन के मानक को ध्यान में रखते हुए जहां जो सुरक्षा व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जो फोर्स लगानी चाहिए, वो डिप्लॉय की गई है। जितने वल्नरेबल बूथ है उसमें हमने पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया है। क्रिटिकल में हमने पीएसी के दो आर्म्ड जवान भेजे हैं। इसके अलावा जो पैदल बूथ है, जिसकी आज जो पार्टियां निकल चुकी है, जो 16 पार्टियां आज जो पैदल वाली की, उसमें भी हमने स्पेशली 2 आर्म्ड पुलिस के जवान उसमें उनके साथ में भेजे हैं। साथ ही साथ में जो अन्य जो भी सिंपल बूथ है उसमें भी एटलीस्ट कम से कम एक पुलिस का जवान के साथ साथ एक होमगार्ड वहाँ पर रहेंगे। तो सिक्योरिटी का प्रॉपर फुल प्रूफ हमने व्यवस्था रखी है, जिसमें साथ साथ जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर है, जोनल पुलिस ऑफिसर है, वो लगातार राउंड पे रहेंगे। बॉर्डर है वो हमने लगभग अब सील कर दिए हैं। और चलिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। बिजली गिरने और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन के लिए यहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई स्थानों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य के कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड की जिन जगहों के बारे में चेतावनी दी है उनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले शामिल हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि येलो अलर्ट का मतलब क्या होता है। आपदा की आशंका पर जारी किया जाता है येलो अलर्ट। येलो अलर्ट पर संबंधित अधिकारी चौकन्ना रहते हैं और अधिकारी मौसम के हालात पर भी कड़ी नजर बनाए रखते हैं। लोगों को मौसम को लेकर सचेत किया जाता है। येलो अलर्ट का मतलब हो सकता है कि घंटों बारिश हो सकती है और येलो अलर्ट का मतलब बाढ़ के हालात भी सामने आ सकते हैं। आमतौर पर येलो अलर्ट तब जारी किया जाता है जब मौसम विभाग को किसी आपदा की आशंका होती है। येलो अलर्ट जारी होने का मतलब है कि संबंधित अधिकारियों की तरफ से हालात पर चौकन्नी नजर बनाकर रखा जाए और लोग मौसम को लेकर सचेत रहें। वो लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। और इस अलर्ट का मतलब ये भी होता है कि घंटों तक भारी बारिश हो सकती है और बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता उपेंद्र राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी और अपडेट इसको लेकर? देखिए, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और देखा भी जा रहा है कि जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर लगातार जो है वो बारिश हो रही है। अगर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ इन जगहों की अगर बात की जाए तो लगातार जो है यहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि कई घंटों तक बारिश जिस प्रकार से हो रही है तो उसके साथ ही तेज हवाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिससे काफ़ी नुकसान होने का भी डर जो है वो लगातार बना हुआ है, जिसके तहत मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हालांकि अभी किसी भी प्रकार की कोई जानमाल की हानि जो है अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार जिस प्रकार से बारिश हो रही है पहाड़ी जिलों में, उससे हालांकि ये जरूर है कि आम लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिल रही है। किसानों के लिए ये बारिश काफी अच्छी साबित हो रही है, लेकिन ये भी है कि जिस प्रकार से जो तेज हवाएं चल रही है वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का संकेत जो है वो जरूर दे रही है। हालांकि
अभी तक कोई बड़ी जानमाल की हानि जो है वो पहाड़ों में नहीं हुई है। इसके तहत येलो अलर्ट जरूर जारी किया गया ताकि जो अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन जो अधिकारी हैं वो अलर्ट पर रह सके। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अलर्ट पर रह सके। उनको साफ तौर पर हिदायत मौसम विभाग की ओर से भी दिया गया है कि जैसे ही मौसम अगर खराब होता है तो सुरक्षित स्थानों पर जो है आम लोगों को हिदायत दी गई कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। यानी कि जिस प्रकार से देखा जाता है कि तेज बारिश और तेज हवाओं के बीच जब जो है काफी दुर्घटनाएं होती है, तो इसके तहत हिदायत भी मौसम विभाग की ओर से लगातार जो है वो जारी किया जा रहा है। और वही अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो मौसम है पहाड़ी जिलों में हालांकि बारिश तो हो रही है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जो उमस और गर्मी से जो है जरूर जो है आम लोगों को जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर काफी गर्मी जो है मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिला, चाहे देहरादून की बात की जाए, हरिद्वार, रुड़की की बात की जाए, इन जगहों पर काफी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो पहाड़ी जिले हैं यहाँ पर लगातार बारिश जो है वो हो रही है। और खासतौर पर ये येलो अलर्ट तब जो है देखा जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में जो चार धाम है वहां पर जो है चार धाम यात्रा जो है के लिए जो है यात्री काफी संख्या में जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के जो है साफ दिशा निर्देश मौसम विभाग की ओर से दिए गए हैं और यात्रियों को साफ दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि अगर मौसम खराब होता है, तेज हवाएं अगर चलती है तो सुरक्षित स्थानों पर जो है वो रुके ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटनाएं ना हो। इसको लेकर जो है मौसम विभाग पूरी तरीके से सचेत दिख रहा है। बिल्कुल उपेंद्र, ये भी बताएं कि वो उत्तराखंड के कौन से जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए जो है ये येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन जगहों पर येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से जो है लगातार इन 5 जिलों में जो है लगातार बारिश हो रही है और काफी तेज बारिश भी हो रही है। साथ ही उसके साथ ही तेज हवाएं भी जो है कई जगहों पर जो है वो चल रही है। हालांकि दुर्घटनाएं अभी जो है इस बारिश और तेज हवाओं के चलते नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि मौसम विभाग की ओर से जो है सचेत जरूर जो है आम लोगों को भी किया जा रहा है। तमाम जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें, जो अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन के तमाम अधिकारियों को जो है वो सचेत रहने के जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर जो चार धाम वाले जो जिले हैं वहां पर खास तौर पर जो है मौसम विभाग ने जो है सचेत रहने के जो है वो निर्देश दिए हैं क्योंकि काफी संख्या में जो चार धाम यात्रा के लिए जो है बाहर से यात्री जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में। बिल्कुल उपेंद्र, सभी को यहाँ पर सतर्क कर दिया गया है ताकि पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता हो सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डोईवाला जोलीग्रांट निवासी 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी साधु सिंह बिष्ट का उनके आवास पहुंचकर सम्मान किया है। साधु सिंह बिष्ट देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में एक सिपाही के तौर पर रहे, तो वहीं साधु सिंह बिष्ट ने आज देश के हालातों पर चिंता भी व्यक्त की है। साधु सिंह बिष्ट के बेटे का कहना है कि जब यहां हम बताते हैं कि देश की आजादी के लिए कितना बड़ा योगदान हमारे देश के वीरों ने दिया है, तो आज भी हम लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पिताजी 1940 में आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ये भी बताते हैं कि पहले वो अंग्रेजों की फौज में शामिल हुए थे और उसके बाद वहां जापानी सेना में शामिल हुए और आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए वहां सुभाष चंद्र बोस की सेना में वो शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानी इस देश की अमूल्य धरोहर हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और कांग्रेस जनों को ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों से सीख लेनी चाहिए जो आज कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है। उन्हें इनसे सीख लेनी चाहिए कि खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हरीश रावत ने कहा कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हमारी शक्ति के स्रोत है, हमें इनसे आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस उम्र में आज भी कितने मानसिक रूप से सजग हैं, देश कह रहे हैं काम करो, ईमानदारी से काम करो, घबराओ मत। कांग्रेस के लोगों के लिए ये उनका बड़ा भारी संदेश है। तो ये हमारे शक्ति के स्रोत हैं, इनके पास जाकर के इनका आशीर्वाद ले करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। आगे हमारे पिताजी ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया। 1940 में वो आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे वो, और वहाँ बहुत मतलब सुभाष जी के साथ रहे। फिर वो इंडिया मतलब जो अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी उसको छोड़ के फिर वो जापानी गवर्नमेंट के साथ आए आज़ादी के लिए, फिर सुभाष के साथ भी रहे। तो कि पिताजी कहते हैं कि अपने ईमानदारी से काम करो, हार जीत तो लगी रहती है।
और भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में देहरादून में बीएसएफ के जवानों ने शौर्य का परिचय देते हुए बाइक पर करतब दिखाए। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बीएसएफ के कमांडेंट महेश कुमार नेगी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गौरवशाली इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी देना था और उनमें जागरूकता लाना था। और वहीं सतपाल महाराज ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बीएसएफ की जाबाज बाइक टीम ने बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग देहरादून के मार्गदर्शन में अपनी जाबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवानों के कारण आज देश की सीमाएं और हम सुरक्षित हैं और मुझे भी आज इस अविस्मरणीय कार्यक्रम का साक्षी होने का सौभाग्य मिला है, जिसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। प्रदर्शन के दौरान सीमा प्रहरियों के बेहतर तालमेल और अनुशासन की सबने जमकर तारीफ की। उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए महाराज जी ने भेंट स्वरूप दिए हैं। उनका बहुत और वहीं सोनप्रयाग से 7,840 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। रविवार को 9,552 पुरुष, 6,641 महिलाएं, 334 नौनिहाल समेत 16,927 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। बता दें कि अभी तक 3,97,933 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। और देवभूमि में चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालु सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दान, दक्षिणा, स्नान और तर्पण का काम कर रहे हैं और अपने पितरों से कामना कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। जल पुलिस के कर्मचारी जगह जगह निगरानी कर रहे हैं। शाम तक लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंचेंगे। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।